नेक्स्ट आगे बेटा हम पढ़ेंगे सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स। हमें पढ़ना है इसका, मैंने बात की थी हम क्या करेंगे सबसे पहले SAR। क्योंकि हमें SAR पढ़ना है तो हमें कुछ स्ट्रक्चर्स और इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, बिना उसके आपको SAR की एक लाइन समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो कुछ हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले इसमें हम कर लेंगे क्लासिफिकेशन करेंगे और कुछ ड्रग्स का स्ट्रक्चर कर लेते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है या कॉमन टाइप के नाम है उनका हम क्या कर लेंगे, स्ट्रक्चर कर लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन बेटा सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स बेटा, इसमें सबसे पहला आ जाता है कौन सा, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स, ठीक है। दूसरी है इनडायरेक्ट एक्टिंग और थर्ड है तुम्हारी मिक्स्ड एक्टिंग। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, हम डायरेक्ट एक्टिंग की, ठीक है। डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग और आता है थर्ड कौन सी कैटेगरी, मिक्स्ड एक्टिंग, ठीक है। तो ये दोनों हम बाद में करेंगे, अभी हम स्टार्ट करेंगे किससे, डायरेक्ट एक्टिंग, ठीक है। डायरेक्ट एक्टिंग में दो क्लासेस है बेटा, कैटकॉलएमीन्स और नॉन कैटकॉलएमीन्स, है ना। डायरेक्ट एक्टिंग ए कैटेगरी, ये बी है और ये सी है मिक्स्ड एक्टिंग, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट एक्टिंग से। डायरेक्ट एक्टिंग में सबसे पहली कैटेगरी है कौन सी, कैटकॉलएमीन्स, ठीक है। कैटकॉलएमीन्स कौन सी होगी, वो ड्रग्स हो गई जिनमें कौन सा स्ट्रक्चर है, कैटकॉलएमीन। कैटकॉल का स्ट्रक्चर है वो कौन सी हो गई, कैटकॉलएमीन हो गई। सबसे पहले इसमें अभी हमने इन सब के स्ट्रक्चर पढ़ लिए, बात करेंगे किसकी, नॉरएपिनेफ्रिन। क्या बोलते हैं इसको, नॉरएपिनेफ्रिन को नॉर एड्रेनालिन भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, नॉर एड्रेनालिन। इसका स्ट्रक्चर अभी पढ़ा था तुमने, अभी बनाते जा रहे हो क्योंकि तुमसे ये बनता है इसलिए तुम इसको करोगे। नॉर एड्रेनालिन, नेक्स्ट स्ट्रक्चर एड्रेनालिन या इपिनेफ्रिन, इसको और क्या बोलते हैं, इपिनेफ्रिन भी कहते हैं, ठीक है। इपिनेफ्रिन में देखो क्या आ जाएगा, NH, यहाँ कौन सा ग्रुप आ जाएगा, मैथिल ग्रुप आ जाएगा। देखो स्ट्रक्चर क्या है, एक जैसा करीब करीब है, ठीक है। कौन आ गया, एपिनेफ्रिन आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा बेटा फिनाइलेफ्रिन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जो तुम्हारे सिलेबस में है वो है फिनाइलेफ्रिन। इसका सिंथेसिस भी करनी है आपको, इसलिए इसका हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर जरूर करेंगे। इसकी क्या करनी है आपको, सिंथेसिस करनी है। फिनाइलेफ्रिन की सिंथेसिस आपके सिलेबस में, ठीक है। तो यहाँ पर फिनाइल ग्रुप, यहाँ पे एक OH ग्रुप कम हो जाता है, ये आ गया कौन सा, फिनाइलेफ्रिन। सेम स्ट्रक्चर है बेटा, कहीं कुछ खास अंतर नहीं है, इसलिए हम इसको भी करेंगे। कौन हो गया ये, फिनाइलेफ्रिन हो गया। इसके बाद लास्ट करेंगे इसमें डोपामीन। डोपामीन और मिथाइल डोपा, ये दो ड्रग स्ट्रक्चर्स और करेंगे। डोपामीन अभी पढ़ाया हमने, डोपामीन, डोपामीन में क्या हो जाता है, डोपामीन में OH ग्रुप बस नहीं रहता है, ये जो CHOH था यहाँ क्या जाता है, CH2 NH2, यहाँ OH, यहाँ OH, कौन बन गया, डोपामीन बन गया। लास्ट इसके बाद इसमें आ जाएगा मिथाइल डोपा। मैथिल ग्रुप लगना है, ठीक है, कौन सा लगना है, मैथिल ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। किसके स्ट्रक्चर में, डोपा के स्ट्रक्चर में। डोपा का स्ट्रक्चर तुमसे बनता है यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ CH2 CH NH2 COOH, यहाँ क्या लग जाएगा, ये वाला CH नहीं, H नहीं रहेगा। ये कौन सा ग्रुप आ गया, मैथिल ग्रुप आ गया। ये देखो यहाँ पर जो मैथिल ग्रुप आया इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल डोपा हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया बेटा, मिथाइल डोपा हो गया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स का। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगी कौन सी, इनडायरेक्ट एक्टिंग। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग में तुम्हारी सबसे पहली ड्रग आ जाती, नहीं सॉरी, ये किसकी बात कर ली हमने, कैटकॉलएमीन्स की, है ना। डायरेक्ट एक्टिंग में सबसे पहले बात कर ली हमने किसकी, कैटकॉलएमीन्स की। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा नॉन कैटकॉलएमीन्स, ऐसी ड्रग्स जिसमें कैटकॉल न्यूक्लियस नहीं है,
ठीक है, इसमें 2 ड्रग तो जरूर करेंगे बेटा। हम सबसे पहले करेंगे किसका, क्लोनिडीन करेंगे, और दूसरी करेंगे कौन सी, साल्ब्यूटामॉल करेंगे। इंपॉर्टेंट ड्रग क्लोनिडीन हाइपरटेंशन में यूज होती है, और साल्ब्यूटामॉल अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज होती है, ठीक है ना। तो क्योंकि इनका नाम याद रखना है तो हम याद रखेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, क्लोनिडीन की बात कर रहे हैं। पूरे स्ट्रक्चर नहीं करा रही हूँ जितने सिलेबस में है, ठीक है, सिर्फ काम के लिए करा रही हूँ, जिससे कि तुम्हारा प्रॉब्लम कहाँ ना आए, तुमको ऐसे यार पढ़ने में दिक्कत ना आए। नाम ही है इसका क्लोरिडीन, तो इसमें बहुत सारे क्लोरीन मॉलिक्यूल है, NH, ठीक है। कौन बन गया, ये क्लोनिडीन बन गया। नेक्स्ट इसके बाद लास्ट साल्ब्यूटामॉल। साल्ब्यूटामॉल का स्ट्रक्चर बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है, ये देखो, OCH3OH CHOH CH2 N CH3 CH CH3 CH3, ठीक है। ये कौन बन गया बेटा, साल्ब्यूटामॉल बन गया, ठीक। ये हम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद ये कौन सी ड्रग्स हो गए बेटा, डायरेक्ट एक्टिंग। कौन सी ड्रग्स की बात कर ली हमने, डायरेक्ट एक्टिंग की। फिर इसके बाद सेकेंड कैटेगरी कौन सी थी, बी कौन सी थी, इनडायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट एक्टिंग में आ जाएगी तुम्हारी, कौन सी बोली थी मैंने, एम्फिटेमिन है और हाइड्रोक्सी एम्फीटेमिन है। कौन सी ड्रग है आपकी ड्रग में, सॉरी आपके सिलेबस में ड्रग है हाइड्रोक्सी एम्फीटेमिन, स्यूडोएफेड्रीन है और हाइड्रोक्सी एम्फीटेमिन है, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोक्सी एम्फीटेमिन, ठीक है, हाइड्रोक्सी एम्फीटेमिन। हो गया, हाइड्रोक्सी एम्फीटेमिन हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा इसमें स्यूडोएफेड्रीन, ठीक। स्यूडोएफेड्रीन के स्ट्रक्चर ये हो गया। लास्ट इसके बाद आ जाता है मिक्स्ड एक्टिंग, सी कैटेगरी। इसमें सिर्फ हम एक ड्रग करेंगे, इफेड्रिन, मिक्स्ड एक्टिंग। इसमें आ जाएगा आपका इफेड्रिन, ठीक है। इफेड्रिन का स्ट्रक्चर देखो, अंतर देखो क्या है, इफेड्रिन और स्यूडोएफेड्रिन में क्या अंतर है, CHOH CH CH3 NH CH3। इसमें ना बेटा ये वाला जो कार्बन है ना, कौन सा, देखो दोनों का स्ट्रक्चर सेम दिख रहा है ना। यहाँ ऊपर देखो स्यूडोएफेड्रिन का स्ट्रक्चर और नीचे इफेड्रिन का स्ट्रक्चर, क्या अंतर दिख रहा है, कोई अंतर नहीं, सेम स्ट्रक्चर है। बस अंतर किसमें है, इनके अंतर है इसके ऑप्टिकल रोटेशन में अंतर है, ठीक है। देखो ये कौन सा कार्बन है, कैरल कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, कैरल कार्बन, ठीक है ना। तो दोनों के ऑप्टिकल रोटेशन में अंतर होता है, बाकी दोनों में कहीं पे भी कोई अंतर नहीं होता है। स्ट्रक्चर दोनों का क्या होता है, सेम होता है। फेड्रीन और स्यूडोएफेड्रिन का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, सेम होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, क्लासिफिकेशन हो गया किसका, सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स का, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसमें करना है क्या, SAR, ठीक। तो वो हम करेंगे किसमें, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे बेटा अब SAR ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है अक्सर। तो बात करेंगे किसकी, सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि मोस्टली सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स में रहता है। ठीक है, क्या रहता है सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स में, ये स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, ये देखो, ये NH2 के बगल वाला कार्बन कौन सा, अल्फा कार्बन, इसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। ठीक है, ये कौन सी पोजीशन होगी इसकी, ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन। ठीक है, समझ में आई बात। ये रिंग कौन सी होगी, देखो बीटा फिनाइल इथाइल एमीन, देखना समझना बात को। बीटा पे क्या लगा हुआ है, यहाँ देखो बीटा कार्बन पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल न्यूक्लियस लगा हुआ है। ठीक है ना, ये खुद में क्या है, इथाइल है, साथ में कौन है, एमीन है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बीटा फिनाइल इथाइल एमीन। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, देखो बीटा फिनाइल इथाइल एमीन। समझ में आई बात। देखो बीटा कार्बन पे क्या लगा हुआ है, ये देखो NH2 के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला कार्बन कौन सा, बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से कौन सी न्यूक्लियस लगा हुआ है, फिनाइल, इसलिए क्या नाम हो गया, बीटा फिनाइल। ये कौन सी CH2 क्या हो गया, एथिल, दो कार्बन वाली, और लास्ट में क्या है, एमीन, इसलिए नाम क्या हो गया इसका, बीटा फिनाइल इथाइल एमीन। ठीक, तो जो मोस्ट ऑफ द सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स रहते हैं बेटा, मोस्ट ऑफ द सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स के पास कौन सी रिंग होती है, यही स्ट्रक्चर होता है, कौन सा, बीटा फिनाइल इथाइल एमीन न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना, तो मोस्ट ऑफ द, फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा इसमें, मोस्ट ऑफ द sympathomimetic agents contains beta phenyl ethyl amine nucleus as parent structure। ठीक है, तो इनका जो पेरेंट स्ट्रक्चर क्या होगा, वो यही होगा, कौन सा, जो भी बताया मैंने, बीटा फिनाइल इथाइल एमीन स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसमें हम कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। सबसे पहले किसमें कर सकते हैं, फिनाइल रिंग में, ये जो फिनाइल रिंग है इसमें सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कहाँ कर सकते हैं, दूसरा हम इसमें सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं कहाँ पर, N में, ये जो नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन में सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कहाँ कर सकते हैं, कार्बन साइड चेन में। ठीक है, ये जो कार्बन एथिल चेन है उसमें सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तीन जगह हम इसमें सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं और अलग अलग डेरिवेटिव्स हमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, पहले ये नोट कर लेते हैं। तो कहाँ कहाँ पॉसिबल है बेटा सब्स्टिट्यूशन करना, नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन इन द फिनाइल रिंग, सब्स्टिट्यूशन इन फिनाइल रिंग। फिनाइल रिंग में सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है, तो मैक्सिमम एक्टिविटी सीन इन कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द मेटा एंड पैरा पोजीशन ऑफ द एरोमेटिक रिंग। जब भी कैटकॉल रिंग होगी, कैटकॉल न्यूक्लियस होगा, तो हमें मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाई देगी। कैटकॉल न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ मेटा पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे क्या लगा होना चाहिए, OH ग्रुप लगाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा, फर्स्ट मैक्सिमम एक्टिविटी इज सीन इन कंपाउंड containing hydroxyl group at meta and para position। ठीक है, देखो ये जो हमारी न्यूक्लियस है इसके कहाँ पे, यहाँ OH और यहाँ OH। ठीक है, तो क्या बन जाएगी ये, मेटा एंड पैरा पोजीशन पे। क्या बोलते हैं इसको, ये जो रिंग बनती है कौन सी बनती है, कैटकॉल न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो मेटा और पैरा पे यदि OH ग्रुप है तो एक्टिविटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, ये जो बीटा कार्बन है, दिख रहा है ये बीटा कार्बन, ये वाला, ये जो बीटा कार्बन है इस पे यदि OH ग्रुप है
तो भी एक्टिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है देखो, अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट बीटा कार्बन also produces beta carbon of ethyl portion also produces maximum activity। समझ में आई बात? बीटा कार्बन पे यदि हमने क्या लगा दिया है, OH ग्रुप लगाया है, तो भी क्या होती है, एक्टिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इथाइल का जो बीटा कार्बन है ना, कौन सा हो गया देखो, ये कार्बन बीटा कार्बन है, यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है ना, इसलिए एक्टिविटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, अब देखो मैंने बताया कैटकॉल न्यूक्लियस क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कई बार क्या कर सकते हैं हम, ये जो OH सब्स्टिट्यूएंट है कौन सी पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे, उसको हटा के हम दूसरा ग्रुप भी लगा सकते हैं और एक हमको डिफरेंट टाइप का कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाएगा, कैटकॉल स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी बट इट कैन बी रिप्लेस, हाँ catechol nucleus is important for maximum activity but it can be replaced by other group. For example, सालब्यूटामॉल। देखो सालब्यूटामॉल में उसकी जगह पता क्या आ जाता है, OH की जगह आ जाता है कौन सा ग्रुप, यहाँ पे OCH3 आ जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, हट गया ना, कैटकॉल न्यूक्लियस नहीं रह गया। ठीक है, यहाँ कैटकॉल न्यूक्लियस नहीं रह गया। कौन हो गया, सालब्यूटामॉल। तो देखो कैटकॉल की जगह क्या आ गया, यहाँ पे OCH3 लगा दिया, OH को हटा के हमने क्या लगा दिया, OCH3 लगा दिया। ठीक है ना, अब हम जो मेटा पोजीशन पे जो OH है, समझो बात को, कौन सा मेटा पोजीशन पे OH है, ये मेटा पोजीशन पे, ये मेटा पोजीशन है। ठीक है, इस मेटा पोजीशन पे जो OH है, ये मेटा पोजीशन है, इस मेटा पोजीशन पे जो OH है उसको हटा दें और उसकी जगह क्या लगा दें, उसकी जगह हम लगा दें मिथाइल ग्रुप लगा दें। ठीक है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप लगा दें, तो क्या होगा, बीटा 2 रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा इसमें, फोर्थ पॉइंट आ जाएगा, रिप्लेसमेंट ऑफ मेटा हाइड्रोक्सी ग्रुप with methoxy group produces the compound with selectivity to the beta receptor, compounds with selectivity टू बीटा रिसेप्टर। क्या मतलब हुआ, यदि हम बीटा मेटा पोजीशन पे जो OH था उसको हटा के क्या लगा दे, मिथॉक्सी ग्रुप लगा देते हैं। मिथॉक्सी ग्रुप लगाने से क्या होता है बेटा, बीटा 2 रिसेप्टर की एफिकेसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, स्पेसिफिसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना,
नेक्स्ट इसके बाद यदि पूरा का पूरा कैटकॉल रिंग ही हटा दें, उसकी जगह क्या लगा दें, रिसोर्सिनॉल न्यूक्लियस लगा दें। क्या लगा दें, रिसोर्सिनॉल लगा दें, तो हमें एक नई ड्रग मिलती है, उसका नाम क्या है, मेटाप्रोटेनोलॉल है, और जो कि सिलेक्टिव बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाएगा रिप्लेसमेंट ऑफ catechol nucleus replacement of catechol nucleus with resorcinol nucleus produces a drug। कौन सी ड्रग प्रोड्यूस करता है, मेटाप्रोटेनोलॉल which is a selective बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट। ठीक है, आई बात समझ में। कैटकॉल न्यूक्लियस हटाएं, उसकी जगह हम क्या लगा दें, रिसोर्सिनॉल लगा दें। क्या मिल जाएगा, मेटाप्रोटेनोलॉल मिलेगी, और जो क्या है, सिलेक्टिव बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट, बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम क्या करें, अभी हमने कहाँ लगाया था, देखो नंबरिंग, देखो यदि हम यहाँ नंबरिंग करते हैं किसकी, OH ग्रुप के लिए, तो देखो नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तभी हम कहाँ लगाए, 3 और 4 पे OH ग्रुप लगा रहे हैं। कहाँ लगा रहे हैं, 3 और 4 पे OH ग्रुप लगा रहे हैं। यदि हम 3 और 4 पे OH ग्रुप ना लगा के 3 और 5 पे लगाएं, तो क्या होगा, गुड ओरल एक्टिविटी की ड्रग मिलेगी, और दिस इज ड्यू टू द रेजिस्टेंस टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ COMT। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बड़ा अच्छा सा पॉइंट है, रिप्लेसमेंट ऑफ OH group from 3-4 position to 3-5 position gives the metaprotenolol है ना, that gives good oral activity। that is due to the resistance to the metabolism by COMT। क्या होता है बेटा COMT, ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। COMT एंजाइम हमने पढ़ा था, है ना, अभी पढ़ा है किसमें, जब पढ़ा हमने क्या, मेटाबॉलिज्म पढ़ा, सॉरी, रेजिस्टेंट टू द COMT। ठीक है, क्यों, क्योंकि COMT से मेटा कार्बोक्सी ओ मिथाइल ट्रांसफरेज जो था ना, उस एंजाइम के लिए क्या हो जाता है, ये रेजिस्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखो OH की पोजीशन क्या हो गई, बदल गई। कहाँ था पहले, 3 और 4 पे था, अब कहाँ हो गया, 3 और 5 पे हो गया। तो अब ये एंजाइम जो है उसके ऊपर काम नहीं करता, इसलिए ओरली क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। साथ साथ में इसके कारण क्या होता है, बीटा 2 सिलेक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स सिलेक्टिविटी टू द बीटा 2 रिसेप्टर। इट ऑल्सो प्रोवाइड selectivity to the बीटा 2 रिसेप्टर। ठीक है, बीटा 2 रिसेप्टर के लिए सिलेक्टिविटी क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, अभी हमने किसकी बात की है,
फेनिल रिंग में सब्स्टिट्यूशन की बात की है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन इन द कार्बन साइड चेन। नेक्स्ट आ जाएगा पॉइंट सब्स्टिट्यूशन इन द कार्बन साइड चेन। सब्स्टिट्यूशन इन द कार्बन साइड चेन, ठीक। तो कार्बन साइड चेन में सब्स्टिट्यूशन क्या कर सकते हैं? अब देखो कार्बन साइड चेन कौन सी है बेटा, ये जो यहाँ देखना समझना बात को, है ना, ये जो रिंग लगी थी ना, ये ठीक है। ये देखो ये जो है ना, ये जो एथिल ग्रुप है, यहाँ पे हम कुछ भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या इफेक्ट आने वाला है? यदि हम मैथिल या एथिल ग्रुप, ये कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन या बीटा कार्बन, अल्फा या बीटा कार्बन दोनों में से किसी में भी एथिल ग्रुप लगाएं या मैथिल ग्रुप लगाएं तो एक्टिविटी क्या हो जाती है, एगोनिस्टिक एक्टिविटी घट जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट, मैथिल और एथिल सब्स्टिट्यूशन, मैथिल और एथिल सब्स्टिट्यूशन एट अल्फा और बीटा कार्बन reduces the agonistic activity। एगोनिस्टिक एक्टिविटी क्या हो जाती है, घट जाती है बेटा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है the alpha alkyl group increases the duration of action of the agonist making the compound resistant to the metal। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखो पॉइंट, इसमें देखो दूसरा, a substitution introduces a chiral center। A substitution introduces a chiral center which has pronounced effect on the stereochemical requirements of activity। A substitution introduces a chiral center also affects the efficacy। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें एफेड्रीन एंड स्यूडोएफेड्रीन। देखो जब मैंने स्ट्रक्चर बनवाया था तुमको लास्ट, तब भी मैंने बताया था एफेड्रीन और किसकी बात की थी, स्यूडोएफेड्रीन की। दोनों का स्ट्रक्चर बेटा क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। एफेड्रीन और स्यूडोएफेड्रीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। बस अंतर किसमें होता है, इनके ऑप्टिकल रोटेशन में अंतर होता है, ठीक है ना। तो उसमें दो चिरल सेंटर बनते हैं। एफेड्रीन और स्यूडोएफेड्रीन का स्ट्रक्चर देखो बेटा, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ OH है, यहाँ CH3 है और NHCH3 है। ठीक है। ये देखो दो चिरल सेंटर बन गए, एक चिरल सेंटर ये बना और एक चिरल सेंटर ये बना। इन दो चिरल सेंटर होने के कारण ना ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, डायस्टीरियोमर होते हैं। एफेड्रीन और स्यूडोएफेड्रीन एक दूसरे के डायस्टीरियोमर होते हैं। डायस्टीरियोमर तुम लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो बेटा इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ो, ठीक है। एफेड्रीन और स्यूडोएफेड्रीन एक दूसरे के क्या है, डायस्टीरियोमर, और इनकी एफिकेसी में बिल्कुल ही अंतर होता है, बहुत ज्यादा अंतर होता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट स्टेप आता है सब्स्टिट्यूशन इन द नाइट्रोजन एटम। सब्स्टिट्यूशन इन द नाइट्रोजन एटम।
amino group in phenylethylamine is important for the direct agonism. Amino group should be separated from the aromatic two carbon. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, एमीन ग्रुप एसेंशियल है। एमीन ग्रुप को हटा के हम कोई और दूसरा ग्रुप नहीं लगा सकते कि अमीन हटा करके वहां पे हम एल्डिहाइड लगा दें, कीटोन लगा दें, कुछ भी लगा दें, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो सबसे पहली बात, एमिनो ग्रुप इज एसेंशियल। NH2 group in phenylethylamine is important for direct agonistic activity. ठीक है, डायरेक्ट एगोनिस्टिक एक्टिविटी के लिए फिनाइलएथाइलामीन NH2 ग्रुप होना जरूरी है। फिनाइलएथाइलामीन में NH2 ग्रुप होना क्या है, कंपल्सरी। दूसरी बात ये बोल रहा है कि ये अमीन जो है, ध्यान देना, ठीक है ना, ये जो अमीन है, इस अमीन की डिस्टेंस इस फेनिल रिंग से 2 कार्बन की होना चाहिए। 2 कार्बन से ज्यादा की डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। यदि 2 कार्बन से ज्यादा की डिस्टेंस हो जाएगी तो इफिकेसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो अमीनो ग्रुप शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम एरोमेटिक रिंग बाय 2 कार्बन। द अमीन ग्रुप should be separated from aromatic ring, should be separated from aromatic ring ring by 2 कार्बन। ठीक है, इसलिए इथाइल अमीन है ना। प्रोपाइल अमीन होगा, ब्यूटाइल अमीन होगा, इफिकेसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। 2 कार्बन के बीच, 2 फेनिल रिंग और अमीन के बीच में 2 कार्बन की क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स आर मोर पोटेंट डायरेक्ट एगेंस्ट देन द 3 डिग्री अमीन। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, प्राइमरी एंड 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमीन्स are more potent than 3 डिग्री अमीन्स। ठीक है, अमीन क्या होना चाहिए, तो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो। 3 डिग्री अमीन जो है उसकी इफिकेसी क्या होती है, कम होती है। 1 और 2 डिग्री अमीन की इफिकेसी क्या होती है, ज्यादा होती है। पोटेंसी उसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद अब इसके बाद अमीन जो ग्रुप है, NH में जो सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन। पहले NH2 है, फिर NHCH3 किया, फिर और बड़ा सब्स्टिट्यूशन लगाया। तो जैसे जैसे सब्स्टिट्यूएंट का साइज बढ़ेगा, बीटा 2 रिसेप्टर की एफिकेसी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, बीटा 2 रिसेप्टर से एगोनिस्टिक एक्टिविटी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, तो एज द साइज ऑफ substituent increases from hydrogen to methyl to allyl, selectivity to the alpha receptor decreases, activity to alpha receptor decreases and beta receptor increases. ठीक है, अल्फा रिसेप्टर के लिए इफिकेसी घटती जाएगी, अल्फा रिसेप्टर के लिए अफिनिटी घटती जाएगी एक्टिविटी, और बीटा रिसेप्टर के लिए क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना, तो देखो इसमें 3 एग्जांपल,
नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन और उसके बाद आइसोप्रोटेनोलॉल। एग्जाम्पल देखो, नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन और आइसोप्रोटेनोलॉल, प्रोटेनोलॉल, प्रोटेनॉल, स्पेलिंग कुछ गलत कर रही हूँ, TERENOL, आइसोप्रोटेनॉल। ठीक है, देखो नॉर एड्रेनलिन का स्ट्रक्चर, देखो नाइट्रोजन में क्या है, कुछ नहीं है, NH2 लगाओ सीधे सीधे। एड्रेनलिन में क्या हो जाएगा, क्या लग गया, CH3 लग गया। ठीक है, ये हो गया एड्रेनलिन, ये हो गया क्या हो गया, नॉर एड्रेनलिन। और आइसोप्रोटेनोलॉल में पता क्या हो जाता है, आइसोप्रोपिल न्यूक्लियस, आइसोप्रोपिल रिंग हो जाती है। ठीक है, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ CH OH, देन इसके बाद CH2, देन इसके बाद NH, और यहाँ पर क्या लगा है देखो बेटा, CH, CH3, CH, ये कौन सी ड्रग हो गई, आइसोप्रोटेनोलॉल। ठीक है, तो ये अल्फा रिसेप्टर के लिए इसके पास एफिकेसी है, इसके पास भी है, लेकिन यहाँ तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है, ये बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, कौन, आइसोप्रोटेनोलॉल। तो साइज बड़ा, देखो पहले हाइड्रोजन था, फिर मैथिल था, फिर क्या हो गया, आइसोप्रोपिल ग्रुप आ गया। तो इसका नाम तो लिख लो, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये कौन है, एड्रेनलिन है, सॉरी, ये है तुम्हारा नॉर एड्रेनलिन, ये है नॉर एड्रेनलिन, ये है एड्रेनलिन। ठीक है, और ये तुम्हारा आइसोप्रोटेनोलॉल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, SAR हो गया। ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट जो बहुत शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि मैं इतना सारा नहीं पढ़ सकता, वो बात को बस ध्यान से सुनेंगे। एक चीज तुम्हें याद रखनी है, क्या याद रखना है, इसमें तुम्हारे पास क्या है, ये न्यूक्लियस है। कौन सा न्यूक्लियस हो गया, देखो क्या बोलेंगे इसको, हम इसको बोलेंगे डाई इथाइल एमीन, सॉरी फिनाइल इथाइल एमीन न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे बेटा, देखो इसको हम बोलेंगे फिनाइल इथाइल एमीन न्यूक्लियस। ठीक, देखो क्यों, ये कौन सा ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है, ये कौन सा हो गया, इथाइल हो गया, ये क्या हो गया, एमीन हो गया। ठीक है, तो ये फिनाइल, ये इथाइल, ये एमीन। ठीक है, तो हमारे जितने भी सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स हैं उन सब में क्या होना चाहिए, फिनाइल इथाइल एमीन न्यूक्लियस होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद इस फिनाइल इथाइल एमीन तुम 3 जगह सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। ये 3 पॉइंट तुम बताओगे कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं हम। सबसे पहला कर सकते हैं किसमें, फिनाइल में, दूसरा हम कहाँ कर सकते हैं, एमीन में, और तीसरा कहाँ कर सकते हैं, एथिल ग्रुप में कर सकते हैं। ठीक है, फिनाइल में सब्स्टिट्यूशन क्या पॉसिबल है बेटा, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। ऑर्थो पोजीशन पे OH लगाते हैं और पैरा पोजीशन पे भी क्या लगाते हैं, OH ग्रुप लगाते हैं। ये बात तुम बताओगे कि ऑर्थो और पैरा पे हमें क्या लगाना है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाएंगे तो कैटकॉल न्यूक्लियस बनेगा, और कैटकॉल बनेगा तो एफिकेसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो फिनाइल न्यूक्लियस में सब्स्टिट्यूशन में तुम बता सकते हो, ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप, पैरा पोजीशन पे भी कौन सा ग्रुप, OH ग्रुप लगाना है। जब ये दोनों लग जाते हैं तो क्या बन जाता है, कैटकॉल बन जाता है, और एफिकेसी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात नाइट्रोजन की बात करेंगे। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन में जब हम सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं, ठीक है, ये इथाइल, ठीक है, अब जब नाइट्रोजन में सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं तो ये हाइड्रोजन हटा के क्या लगा सकते हैं, मैथिल लगा सकते हैं, एथिल लगा सकते हैं और प्रोपिल लगा सकते हैं। जैसे जैसे साइज बढ़ता है सब्स्टिट्यूएंट का, उसकी बीटा रिसेप्टर के अगेंस्ट एगोनिस्टिक एक्टिविटी बढ़ती जाती है, अल्फा रिसेप्टर के लिए एगोनिस्टिक एक्टिविटी घटती जाती है। बस इतना ही बताना है इसमें, है ना। तो NH3 में हाइड्रोजन हटा के हाइड्रोजन की जगह क्या लगाएं, CH3 लगाएं, या फिर क्या लगाएं, आइसोप्रोपिल ग्रुप लगाएं। ये तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, और जैसे जैसे ये बढ़ते हैं, साइज बढ़ता है,
बीटा रिसेप्टर के लिए इफिकेसी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। एक पॉइंट इसमें ये लिखो गया। और उसके बाद लास्ट में किसकी बारी आ जाती है, एथिल ग्रुप में। एथिल ग्रुप में सब्स्टिट्यूशन यदि हम करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, केरल कंपाउंड्स मिल जाते हैं, और ये केरल कंपाउंड्स जो है ना ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। बस इतने 3 पॉइंट्स भी लिखोगे तो भी सफिशिएंट है, पढ़ना आपको पूरा है ना। लेकिन यदि कोई याद नहीं कर पा रहा, उसको लग रहा है कि हम इतना नहीं कर पा रहे हैं, तो इतना मेन पॉइंट आपको रखना। मेन चीज बस याद रखो, क्या, कौन सा न्यूक्लियस होना चाहिए, फिनाइल इथाइल एमीन। और उसी फिनाइल इथाइल में फिनाइल में सब्स्टिट्यूशन कराओ, इथाइल में सब्स्टिट्यूशन कराओ और एमीन में सब्स्टिट्यूशन कराओ, हमको अलग अलग से पैथोमाइमेटिक्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट आता है अक्सर, उसको याद रखना है। और नोट्स इसके रहेंगे कहाँ, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन से नोट्स तुम लोग बना सकते हो।